जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः। आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है संस्कृत मंच क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व की क्लास में देखा था कि किस तरीके से कर्ता को देखा था, क्रिया की विशेषता को देखा था और कर्ता क्रिया की जो अन्विति है उनका जो परस्पर समन्वय है उसके विषय में हमने चर्चा की थी। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे वस्तुतः लकार। लकार कितने तो माने गए हैं और लकार का प्रयोग है क्या। तो लकार के यदि सामान्य अगर संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो लकार का एक सामान्य शाब्दिक अर्थ निकलता है काल। काल मतलब समय, जो समय का विधान करे। क्रिया के द्वारा जहां पर समय का विधान किया जाता है उसे हम लकार कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लकार कितने हैं। लकार वस्तुतः 10 माने गए हैं। एक वेदों में भी प्रयोग होता है लेट लकार, लेकिन हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय केवल कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो सबसे पहला हमारा लकार आता है लट लकार। लट लकार क्या होता है? तो लट लकार होता है हमारा, इसका प्रयोग हम वर्तमान काल के संदर्भ में करते हैं। लट लकार का प्रयोग बच्चों वर्तमान काल के संदर्भ में किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर एक धातु से अगर अपन यहाँ पर अभ्यास की बात करें तो यहाँ पर रूप ऐसे पठती इस तरीके से बनेंगे। दूसरा हमारे सामने लकार आता है, एक है लृट लकार। लृट लकार, इसका प्रयोग हम भविष्य काल में करते हैं। भविष्य काल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर क्रिया के संदर्भ में देखें तो रूप बनेगा हमारा पठिष्यति, ऐसा रूप बनेगा। वहीं तीसरे लकार के बारे में चर्चा करें तो हमारा लकार होता है लंग लकार। लंग लकार, इसके बारे में इसका प्रयोग किया जाता है भूतकाल के संदर्भ में, पास्ट काल के संदर्भ में। भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिया के संदर्भ में देखिए रूप बनेगा अपठत, ऐसा। अब यहीं पर अन्य लकार की बात करें तो एक लकार होता है हमारा लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इंपरेटिव जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो रूप बनता है जैसे पठ तू, ऐसा करके रूप बनेगा। वहीं पर एक और लकार है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग बच्चों किस अर्थ में किया जाता है? विधिलिंग लकार जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। चाहिए अर्थ में अगर क्रिया के संदर्भ में देखें तो इसका प्रयोग ऐसे होगा पठित। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 लकार हैं जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहला लकार है हमारा लट लकार। लट लकार का प्रयोग बच्चों वर्तमान काल में किया जाता है। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट काल में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर क्रियाओं के संदर्भ में यदि हम देखें तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः, ऐसे रूप चलेंगे। लिट लकार का प्रयोग किया जाता है भविष्यकाल, फ्यूचर सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ऐसे रूप बनेंगे। तीसरा लकार है हमारा लंग लकार जिसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। रूप बनेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठामि, पठाव, पठाम, ऐसे रूप चलेंगे। विधिलिंग लकार के बारे में चर्चा करें, इसका प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में शुड। इस संदर्भ में पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, इनका प्रयोग किया जाएगा। अब जो हिंदी का जो वाक्य होगा वह किस संदर्भ में? जैसे राम पढ़ता है तो हमको वर्तमान काल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो रामः पठति। राम पढ़ेगा तो रामः। अब भविष्य काल के संदर्भ में लिट लकार का प्रयोग करेंगे तो रामः पठिष्यति। राम पढ़ता था तो रामः अपठत। राम पढ़ो तो रामः पठतु। राम को पढ़ना चाहिए तो रामः पठेत, ऐसे करके इनका प्रयोग किया जाता है। इसी संदर्भ में मैं बच्चों आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो चाहे वो लेक्चरर की परीक्षा हो, उसमें यदि हम देखें तो 9 तो प्रश्न हमारे शब्द रूपों से संबंधित होते हैं।
शब्द रूप से संबंधित होंगे और 9 ही प्रश्न हमारे होंगे धातु रूपों से। अब 9 का मतलब होता है 18 नंबर और इन 9 का नंबर है 18 नंबर। यदि हमको बच्चों ये पूरे के पूरी 18 यदि हमको प्राप्त करने हैं तो हमें शब्द रूप और धातु रूपों को बिल्कुल कंठस्थ करना पड़ेगा, बिल्कुल कंठस्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के हम 18 प्लस 18 नंबर प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात टोटल हमें 36 नंबर मिलेंगे शब्द रूप और धातु रूपों के। तो बच्चों इनको हम बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि पूरी संस्कृत वर्णमाला का आधार शब्द रूप और धातु रूप है। आपको यदि कारक प्रकरण को समझना है तो शब्द रूप धातु रूप याद होने चाहिए, वाक्य निर्माण की प्रोसेस को समझना है तो शब्द रूप और धातु रूप याद होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ है शब्द रूप और धातु रूप, जिनसे आप बहुत सारे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पुनः एक बार वापस से कहना चाहता हूं कि आप शब्द रूप और धातु रूपों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इनके अलावा आप संस्कृत व्याकरण का एक शब्द भी प्राप्त नहीं कर पाओगे यदि आपको ये याद नहीं है तो आप सबसे पहले शब्द रूप और धातु रूपों को बिल्कुल कंठस्थ कीजिए। और हम अभ्यास के द्वारा भी इस बात को समझेंगे, उनका अभ्यासकरण करेंगे, उनका अनुकरण करके समझेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मेरी ऐसी ही अन्य वीडियो और प्राप्त करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कृत मंच क्लासेस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो छात्र जो बेचारे अपने गाँव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूरगामी शिक्षण संस्थाओं में जाकर के, उनके लिए मैंने इस चैनल का निर्माण किया है, वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों और अपने जीवन को सफलतम बना सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी के लिए मैं आपसे बस इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। संतोष कुमार, जय मां भारती।